से वाराणसी से हम लोगों ने शुरू किया है और आज ये आपके बाराबंकी जिले में पहुंची हुई है। बाराबंकी जिले की एक सभा गन्ना संस्थान में थी सुबह की, वो करके हम लोग यहाँ आ रहे हैं। मतलब एक सभा हो गई है और ये दूसरी सभा चल रही है। हम लोग इस सभा में लेट पहुंचे हैं कुछ परिस्थितियों के कारण, इसलिए इसके लिए आप सभी से क्षमा भी चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्रेम इतना ज्यादा इस यात्रा को मिल रहा है कि जगह जगह लोग रुकने के लिए कह रहे हैं, जगह जगह लोग वेलकम कर रहे हैं, जगह जगह लोग चाय नाश्ते की भी व्यवस्था कर रहे हैं और इस यात्रा आगे बढ़ती है। दूसरा हेलो, तो कहाँ है? और ये यात्रा, हेलो, और ये यात्रा लगातार आगे बढ़ती रहे, तो इसके लिए साथ सहयोग भी करने का काम लोग लगातार कर रहे हैं। तो इसलिए आपके पास पहुंचने में थोड़ा विलंब हुआ। ये जो परिवर्तन यात्रा हम लोग चला रहे हैं, ये हमको क्यों चलानी पड़ रही है, ये बात जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि 1 जून को जब हमने ये परिवर्तन यात्रा शुरू किया तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा। अभी थोड़ा 1-2 दिन में मौसम में थोड़ा नरमी आई, तो मुझे प्रतिदिन लोग मिलते थे और ये कहते थे कि पटेल जी थोड़ा रुक कर शुरू करना चाहिए। तो हमने कहा कि एक तो मौसम गर्म है, मगर देश की परिस्थितियां उससे भी ज्यादा गर्म, देश के हालात उससे भी ज्यादा खराब है। जितना मौसम खराब नहीं है, उससे ज्यादा देश के हालात खराब। और अगर आज के दौर में हम लोग खड़े नहीं हुए तो आने वाले समय में फिर हमारी पीढ़ियां हमको माफ नहीं करेंगी। तो इसलिए अपने लोगों को जगाना और जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस देश में जो टीवी और अखबार है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि देश में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, ये बात लोगों तक पहुंचाने का काम करें। मगर जो देश की टीवी और अखबार है, वो देश की टीवी और अखबार जो लोग शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके तलुए चाटने से ज्यादा कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी आपकी समस्याओं पर टीवी और अखबार बोलने के लिए तैयार नहीं। जब हमारी आपकी समस्याओं पर टीवी और अखबार बोलने के लिए तैयार नहीं, तो लोकतंत्र में जिनकी समस्याओं की चर्चा नहीं होती, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। गांव देहात में एक कहावत है कि अगर बच्चा रोए ना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। माँ का बच्चों के प्रति बहुत प्रेम होता है, मगर इसके बावजूद भी जब बच्चा रोता है तभी माँ को उसको दूध पिलाने की फुर्सत मिलती है, नहीं तो अपने काम में लगी रहती है। मगर जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनका तो प्रेम ही नहीं है। हम जब उनका प्रेम ही नहीं है तो बगैर चिल्लाए हमको हमारा हक अधिकार कैसे मिले? और केवल चिल्लाने से नहीं मिलेगा, चिल्लाकर अपने लोगों को संगठित करना पड़ेगा और संगठित शक्ति के साथ लड़ाई लड़कर अपने हक अधिकार हासिल करने पड़ेगा। तो देश की टीवी और अखबार हमारी बात छापने के लिए, बताने के लिए तैयार नहीं, पैसा दे तो भी छापने के लिए तैयार है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि फिर क्या किया जाए, तो फिर सीधे ही अपने लोगों के बीच में जाया जाए और डायरेक्ट ही अपने लोगों को अपनी बात समझाया जाए।
तो इसलिए हम लोग ये परिवर्तन यात्रा गर्मी ठंडी बरसात की फिक्र किए बगैर, क्योंकि हम तो किसान के घर में पैदा हुए, देश में किसान और मजदूर अगर मौसम की फिक्र करने लगे, मौसम की परवाह करने लगे, तो जो लोग गर्मी में एसी लगाकर घर में बैठे हैं वो भूखे मर जाएंगे, उनके पेट में दाना नहीं जाएगा। ये किसान और मजदूर मौसम की परवाह किए बगैर दिन रात काम करता है, इस वजह से बड़े लोगों के पेट में दाना जाता है, क्योंकि खाते तो वही है जो किसान पैदा करता है, वो कोई अलग चीज नहीं खाते। तो हम लोग किसान के घर में पैदा हुए, तो हम लोग इसकी परवाह किए बगैर अपने समाज को जगाने का काम निरंतर करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए टेम्परेचर ज्यादा हो, टेम्परेचर कम हो, हम ये यात्रा चलाने का काम निरंतर करने का काम कर रहे हैं। साथियों, देश की आजादी को 75 साल हो। 75 साल की आजादी में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, कुत्तों में पालतू कुत्तों की भी गिनती हुई और फालतू कुत्तों की भी गिनती हुई। पालतू कुत्ते मतलब जो आप अपने घर में पालते हो, पालतू कुत्ते। फालतू कुत्ते जो गलियों में घूमते रहते, उनकी गलियां रिजर्व होती है, इसलिए उनकी गिनती करने में कोई दिक्कत होती नहीं है। और इसलिए कहावत कही जाती है कि कुत्ते भी अपनी गली के शेर होते हैं, क्योंकि वो अपनी ही गली में रहते हैं, उधर ही भौंकते दहाड़ते रहते हैं, तो उनकी भी गिनती होती है। मगर आजादी के 75 साल में देश की जो सबसे बड़ी आबादी है, जिसको ओबीसी समाज कहा जाता है, उसकी गिनती तक नहीं है। मगर आजादी के 75 साल होने पर सरकार ये जरूर कह रही कि अमृत काल चल रहा है, अमृतोत्सव मनाया जा रहा है, और उसमें ताली बजवाने का काम बैकवर्ड क्लास के लोगों से करवाया जा रहा है। मगर क्या 75 साल की आजादी पर इस बात की समीक्षा की जरूरत नहीं है कि 75 साल की आजादी से जो अमृत निकला, उस अमृत में ओबीसी समाज के लोगों को कितना अमृत, शेड्यूल कास्ट के लोगों को कितना अमृत मिला, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को कितना अमृत मिला, और अलग अलग प्रकार के लोगों को कितना अमृत मिला, इसके लिए भी कोई रिव्यू समीक्षा होनी चाहिए थी कि किन लोगों का विकास 75 साल में हो गया और कौन लोग ऐसे रह गए जो पीछे रह गए, योजना बनाकर उनका भी विकास किया जाए। मगर सरकार इसके बारे में तैयार नहीं है, इसके लिए तैयार नहीं है कि वो हमारी गिनती करे, इसके लिए भी सरकार तैयार नहीं। और इसलिए देश में ओबीसी के हालात खराब, देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट दिया जाता है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से हत्या हो जाती है, कहीं पानी पीने के लिए घड़ा मटका छूने की वजह से मर्डर हो जाता है, और कहीं जय भीम बोलने की वजह से हत्या हो जाती है। ये 75 साल की आजादी का नजारा। मैं सोनभद्र गया था ये यात्रा लेकर ही, तो सोनभद्र में मुझे आदिवासी समाज के लोगों ने बताया कि सरकार ने नोटिस दे दिया है जंगल छोड़ दो। तो हमने कहा संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में तो लिखा हुआ है कि आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं वहां जल जंगल जमीन पर उनका अधिकार है। तो कहा सरकार ने नोटिस दिया है कि जंगल को आपकी वजह से नुकसान हो रहा है, इसलिए जंगल छोड़ दो। तो आदिवासियों को भी खदेड़ा जाए। अब जब किसी को आप उनका घर जमीन जायदाद छोड़ने के लिए कहोगे, फिर वो क्या करेगा? फिर उसमें से कुछ आदिवासियों ने हथियार उठा लिया, वो नक्सलाइट हो गए। तो कुछ नक्सलाइट हो गए, तो कुछ आदिवासियों को बेरोजगारी का फायदा उठाकर इधर भी भर्ती कर लिया गया। तो दोनों तरफ से आदिवासी भिड़ाया जा रहा है, उनको खत्म किया जा रहा है। ये भी देश में आजादी के 75 साल में चल रहा है।
देश की जो परिस्थितियां हैं, देश में किसान रहे, किसान दिल्ली जाम कर दिए, हमें एमएसपी दे दो। एमएसपी क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि जब न्यूनतम तय नहीं हुआ तो समर्थन कहां से आए? अरे पहले माचिस की डिबिया अगर खरीदो तो उस पे लिखा रहता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, और जितना ज्यादा लिखा रहता है उतने में आपको खरीदना पड़ता है। मतलब माचिस जितने में बेची जा सकती है ज्यादा से ज्यादा उतने में आपको मिलती है। आप कुर्सी पर बैठे हो, अगर इसको मार्केट में खरीदने के लिए जाओ तो इसको बनाने वाली कंपनी ने इसका रेट जितना तय किया है उतने में आपको मिले। आप साइकिल, मोटरसाइकिल, कार खरीदने जाओ, इसको बनाने वाले ने जितना रेट तय किया है उतने में आपको मिलेगा। इसलिए जब आप बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हो तो आप पूछते हो कितने में दोगे, और जब अपना गेहूं धान बेचने के लिए जाते हो तब पूछते हो कितने में लोगे। अब या तो खरीदने वाला तय कर ले, या तो बेचने वाला, बनाने वाला तय कर ले। हम जो पैदा कर रहे हैं उसके लिए खरीदने वाला भाव तय करेगा, और वो जो पैदा कर रहे हैं, बना रहे, बेच रहे हैं, उसके लिए बेचने वाला, बनाने वाला भाव तय करेगा। ये उल्टी गंगा 75 साल से देश में बह रही है, मगर देश की मीडिया को इसके बारे में खबर दिखाने की फुर्सत नहीं। उसको फुर्सत किस बात की? बागेश्वर धाम का बाबा चमत्कार कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये खबर दिखाने की मीडिया को फुर्सत। अच्छा, चमत्कार कोई चर्चा का विषय है? करने का काम है ना, चर्चा का काम। मान लो आपके घर में किसी का पक्का मकान नहीं होगा, झोपड़ी होगी। अब वो रात में अपनी झोपड़ी में खाना पीना खाकर रात को 10 बजे सो, और सुबह उठा तो 3 मंजिले मकान पर टहल रहा है, तो उसको टीवी वालों को बताने की जरूरत पड़ेगी चमत्कार हो गया? अरे खुद ही जान जाएगा। अगर रात को झोपड़ी में सोया, सुबह 3 मंजिला मकान बन के तैयार हो गया, चमत्कार हो गया। अरे जिस बाबा में, जिसमें भी इतनी ताकत है वो कर दे। देश में करोड़ों लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, एक बार चमत्कार कर दे, सबके पास घर हो जाएगा, कोई बुरा नहीं। तो इसके लिए टीवी को पैसा बर्बाद करने का, समय बर्बाद करने का क्या मतलब? मगर मतलब है। मतलब क्या है? आप अपने हक की लड़ाई ना लड़े, आप चमत्कार के चक्कर में टीवी देखते रहे और बाबा का चक्कर लगाते रहे, जो बचा खुचा घर में है वो भी देके आते रहे। तो ये कार्यक्रम चल रहा है, तो इसलिए टीवी उसको दिखा रहे। हमारी समस्याओं के बारे में टीवी नहीं दिखा रही, तो टीवी हमारी बात नहीं दिखाएगी। टीवी कहां की समस्या दिखाती? पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, भारत की समस्या नहीं दिखाती। जैसे भारत में सारी समस्याएं खत्म हो गई है, सारी समस्या पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, वहां की खबर क्यों दिखाती पता है? जैसे मान लो आप कि पड़ोस में कोई आदमी आपसे भी ज्यादा दुखी हो, तो आपको देखकर अंदर अंदर ही तसल्ली मिलती है, अरे वो तो बहुत खराब स्थिति में है, हम तो थोड़ा फिर भी ठीक। तसल्ली मिलती है ना। हमारे आदमी को अपने सुख से जितना कलेजे को ठंडक नहीं मिलती है, उससे ज्यादा पड़ोसी के दुख से कलेजे को ठंडक मिलती है। तो जब पाकिस्तान की खबर दिखाई जाती है तो उसको लगता है अच्छा, पाकिस्तान में तो लोग मर रहे हैं भूख से, चलो हमको थोड़ा ठीक है ही। तो अमेरिका की खबर क्यों नहीं दिखाती मीडिया? अमेरिका की भी खबर दिखानी चाहिए ना।
लेकिन जब आप अमेरिका की खबर देखो, कहोगे यार अमेरिका के नागरिकों को ये सुविधा है तो भारत के नागरिकों को ये सुविधा नहीं, तब आप सरकार से लड़ोगे। तो सरकार ये नहीं चाहती आप सरकार से लड़के अपना हक अधिकार लो। तो अमेरिका लंदन की खबर नहीं दिखाएगी कि वहां के लोग कैसे रहते। जब पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं तो आप सोचोगे चलो हम तो जिंदा तो है कम से कम, तो ठीक है जिंदा है तो ठीक है, 5 साल में लाइन लगाकर वोट डाल देंगे, फिर से मोदी जी को जिता देंगे, 5 किलो राशन तो मिल ही जाएगा, 2000 रुपए भी मिल जाएगा। अब आप भी राशन पर, आपका बेटा भी राशन पर, उसका बेटा भी राशन पर, उसका बेटा भी राशन पर। तो अब राशन लेना है, बच्चे पैदा करना है, राशन लेना है, बच्चे पैदा करना है, तो ये बढ़ते 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 10 पीढ़ी के बाद में फिर एक दिन राशन देने वालों को लगेगा। क्या लगेगा? इनकी आबादी तो बहुत ज्यादा होगी, इतना काम तो हमको है नहीं, इनका फालतू में राशन देने का क्या मतलब है, आबादी तो बहुत ज्यादा हो गई। राशन बंद करो, राशन बंद। जितनी ज्यादा आबादी उतने खत्म, जितने काम की बची उतने नौकरी करो, फिर चलो हमारी गुलामी करो। तो क्या हमारे लोग यही चाहते हैं कि वो भी राशन पर, उनका बेटा 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 भी? हमारे महापुरुषों ने कहा शासन करो, और आरएसएस बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं? नहीं, शासन तो हम करेंगे, तुम राशन ले। शासन तो हम कर ही रहे हैं, हम शासन पर, तुम राशन पर। जो पहले हमारे राशन पर रहते थे वो शासन में पहुंच गए, हमारे राशन को खाते खाते शासन में पहुंच गए, फिर भी हमारा दिमाग की बत्ती जली नहीं। वो शासन में पहुंच गए और हमें राशन पर लाकर छोड़ दिए। अच्छा, वे राशन कौन पैदा कर रहा है? किसान मजदूर मिल के पैदा कर रहे हैं। किसान को उसकी फसल का दाम नहीं मिल रहा है, राशन ले रहे हो, राशन जब रखने की जगह नहीं होती, इतना किसान पैदा कर रहा है तो बांट रहे हो, फोटो अपना लगा रहे। अरे पूरा भाव देकर खरीदो फिर फोटो लगाओ तो ऐतराज नहीं है, मगर भाव दे नहीं रहे हो, ऐसे ही खरीद रहे हो और फोटो अपना लगा रहे हो, क्रेडिट अपने को ले रहे हो, और दे कौन रहा राशन? वास्तव में किसान दे रहा है, मगर देने वाले कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं। तो देश के अंदर हमारे लोगों की सोच को नीचे लेवल तक गिराया है। जब से देश आजाद हुआ हमारे लोग राजपाट में ना आए, इसको रोकने का षड्यंत्र लगातार चल रहा है। आपकी गिनती क्यों रोकती? जानवरों की गिनती हो रही है, आपकी क्यों रोकती? आपकी गिनती इसलिए रोक दी गई कि अगर गिनती होगी तो आप शासक बन जाओ। अच्छा, जो शासक है उसको राशन की जरूरत है तो राशन देने वाला हो जाता है ना, जिसकी सरकार है वो तो राशन देने वाला हो जाता है। तो रोका गया हमारी गिनती को। सबसे पहले किसने रोका? अंग्रेज करते थे। 1931 में आखिरी बार हमारी गिनती हुई, तब हमारी संख्या 52%। 52% का क्या मतलब है? आधे से 2% ज्यादा। अच्छा, अब आधे से 2% ज्यादा है और लोकतंत्र में जिसको 1 वोट ज्यादा मिल जाए उसकी सरकार बन जाती है। और हम कुल आबादी के 2% ज्यादा है, केवल ओबीसी वाले, वो भी 1931 की गिनती में। अगर आज की तारीख में गिनती हो जाए तो 60% से ऊपर चले जाए। तो ये तो ओबीसी वाले, इसके साथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, जिनका जिनका शोषण हो रहा, अगर इनको मिला लो 90% लोग अधिकार वंचित हैं, वो चिल्ला रहे हैं हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार। और 3.5% जो ब्राह्मण लोग हैं, पंडित जी लोग, वो राज कर रहे हैं। तो इसलिए तो पंडित जी लोगों ने गिनती रोका। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने सबसे पहले जब देश आजाद हुआ। उसके पहले 47 में देश आजाद हुआ, 1946 में
नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। मैं बहुत दिन से सोच रहा था नेहरू जी से हमारी कौन सी दुश्मनी थी, गिनती रोक दी। उन्होंने रोका, आज तक नहीं हुई, उन्होंने रोक क्यों दिया? उनको तो लोग कहते बहुत बड़े नेता थे, बहुत समाजवादी नेता थे, सेकुलर नेता थे, फिर क्यों रोक दिया? मैं तो बहुत दिन तक सोचता, सोचते सोचते एक दिन मुझे समझ में, सोचते सोचते एक दिन समझ में आया कि जब कांग्रेस महासमिति का चुनाव हो रहा तो ये बात तय की गई थी कि इस बार जो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा वही देश का पहला प्रधानमंत्री बने। तो सरदार पटेल वो चुनाव जीत गए। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल वो चुनाव जीत गए तो नेहरू जी ने गांधी जी को कहा प्रधानमंत्री तो हम ही बने। गांधी जी ने नेहरू जी की बात को मान लिया और गांधी जी ने अपनी पूरी ताकत लगा दिया कि सरदार पटेल अपना नाम वापस ले। और इसके लिए उन्होंने जेबी कृपलानी को कहा कि सरदार पटेल को पर्ची लिखकर दे दो कि तुम अपना नाम वापस लो। सरदार पटेल को जेबी कृपलानी ने पर्ची लिखकर दिया। जेबी कृपलानी ने पर्ची सरदार पटेल को दिया। सरदार पटेल ने वो पर्ची गांधी जी को दे दिया। गांधी जी ने फिर जेबी कृपलानी को दे दिया और फिर जेबी कृपलानी ने सरदार पटेल को दे दिया। और सरदार पटेल भी समझ गए और लोग भी समझ गए कि गांधी जी नहीं चाहते कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने। पूरे देश के कांग्रेस के लोग चाहते थे कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने, मगर नेहरू जी नहीं चाहते थे। नेहरू जी खुद बनना चाहते। गांधी जी ने पूरी ताकत लगाकर नेहरू जी को बनाया। कांग्रेस में जो बड़े बड़े नेता थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे तमाम नेता थे, उन लोगों को बड़ी नाराजगी हुई इस बात से कि आखिर गांधी जी ने नेहरू जी को क्यों बना दिया, पटेल जी को क्यों नहीं बनाया। इसी मामले में पटेल जी कम नहीं है, ज्यादा ही है। पढ़ाई लिखाई के मामले में अगर नेहरू जी बैरिस्टर थे तो पटेल जी भी बैरिस्टर थे। आजादी की लड़ाई में योगदान के मामले में गांधी जी स्वयं ही कहते थे कि अगर मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं मिलते तो मैं कामयाब नहीं होता। ये बात गांधी जी को हमेशा याद थी। बस एक बार भूल गए जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाने का मौका आया, तब भूल गए। बाकी हमेशा याद थी कि अगर मुझे सरदार पटेल नहीं मिलते तो मैं सफल नहीं। किसी भी योग्यता में सरदार पटेल नेहरू से कम नहीं थे, उम्र में भी ज्यादा थे, श्रेष्ठ थे। और प्रशासनिक क्षमता के मामले में उन्होंने गृह मंत्री रहते जो करके दिखा दिया, वो तो दुनिया के सामने उदाहरण है। मगर इसके बावजूद भी गांधी जी ने नेहरू जी को चुना और कहा कि नेहरू जी दूसरे नंबर का पद लेने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों लेने के लिए नहीं तैयार थे? क्योंकि नेहरू जी सोचते थे कि मैं जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में श्रेष्ठ हूं, ब्राह्मण हूं। एक ब्राह्मण एक बैकवर्ड क्लास के व्यक्ति के नीचे कैसे रहे? तो नहीं बने। नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए। 1951 में जनगणना का समय आया। जब 1951 में जनगणना का समय आया तो नेहरू जी के दिमाग में ये बात तब से ही टेंशन दे रही थी कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू इतना बड़ा ब्राह्मण, इतना बड़ा ब्राह्मण, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुकाबले का कोई था उस समय ब्राह्मण? कहा मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू इतना बड़ा ब्राह्मण उस कांग्रेस पार्टी के अंदर का चुनाव नहीं जीत पाया जिसको हमारे पूर्वजों ने बनाया। चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ये सब ब्राह्मणों ने मिलकर जिस पार्टी को बनाया, उस पार्टी में सरदार पटेल की लोकप्रियता ज्यादा है, हमारी लोकप्रियता बहुत कम है। तो नेहरू ने सोचा कि जब कांग्रेस पार्टी के अंदर का इलेक्शन हम नहीं जीत पा रहे हैं तो जाति जाति की जनगणना अंग्रेज करते थे, और अगर हम भी करते हैं तो क्या होगा? हर 10 साल में आंकड़ा आएगा। 51 में आंकड़ा आएगा, 52 में चुनाव। क्या आंकड़ा आएगा? ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%।
ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%, ये आंकड़ा है। और ये आंकड़ा जब आएगा कि ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%, तो ओबीसी के लोग 3.5% के पीछे क्यों आए? 3.5% को अपना नेता क्यों बनाएंगे? वो अपने को अपना नेता बना ले। और अम्बेडकर ने तो लड़ाई लड़कर सबको वोट का अधिकार दे दिया। अब तो संख्या की वैल्यू हो गई, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में जब वोट के अधिकार की लड़ाई चल रही थी, तब गांधी जी और कांग्रेस के लोग ऐसा चाहते थे कि केवल पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए और केवल इनकम टैक्स देने वालों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। मगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा सबको वोट का अधिकार है, क्योंकि हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं, टैक्स देने वाले तो बहुत ही कम। तो इसलिए जो बालिग हो जाए उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तो गांधी जी और कांग्रेस के लोगों ने कहा कि अनपढ़ आदमी वोट कैसे डालेगा? तो बाबा साहब ने कहा बात आपकी सही। अगर मान लो रामलाल नाम का आदमी चुनाव लड़ रहा है और बैलेट पेपर पर रामलाल छाप दिया जाए, लिख दिया जाए, तो पढ़ा लिखा नहीं है तो देख के पढ़ नहीं पाएगा कि रामलाल, तो इसलिए वोट नहीं डाल पाएगा। लेकिन अगर इस बात का प्रचार कर दिया जाए कि रामलाल का चुनाव चिन्ह एक जोड़ी बैल, अगर इस बात का प्रचार कर दिया जाए कि रामलाल जी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका चुनाव चिन्ह बैल की जोड़ी है, तो बैल की जोड़ी को तो हमारा आदमी पहचान रहा है, खेत में जोत रहा है, तो वोट दे सकता है। वो देखकर, वो निशान देखकर ठप्पा मार सकता है, वोट दे सकता है। अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई कि हाँ ये बात तो ठीक है, अगर चुनाव चिन्ह बना दिया जाए तो वोट दे सकता है आदमी। तो इसलिए भारत में चुनाव चिन्ह आ गया, अमेरिका में नहीं। और इसलिए भारत में सबको वोट देने का अधिकार मिल गया। तो नेहरू जी ने सोचा कि वोट देने का अधिकार तो सबको अंग्रेजों ने दे ही दिया है, अब अगर ये जाति के आधार पर गिनती होगी तो ब्राह्मणों की भी संख्या आएगी और ओबीसी एससी एसटी की भी संख्या आएगी। तो इनकी संख्या ज्यादा है, हमारी संख्या कम है। मान लो एक बार इनके दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, 2 बार इनके दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, तीसरी बार तो जल ही जाएगी। और जल जाएगी तो 3.5% के जो ब्राह्मण हैं वो देश पर राज नहीं कर सकते। अरे गांव में पंच का चुनाव नहीं जीत सकते, सरपंच तो बहुत बड़ा होता है। मैं घूमता हूँ ना देश भर में, तो मुझे गांव मिलते हैं। कौन से गांव मिलते हैं? तिवारी थे। तो मैं उनको पूछता हूँ कितने घर तिवारी इसमें, तो बताते एक घर था, 4 हो गए अलगा बिला। फिर गांव का नाम मिलता दुबेपुर, फिर पूछता हूँ कितने घर है इसमें, एक ही घर थे दुबे जी, 3 घर हो गए अलगा बिलगी। फिर चौबेपुर, तो कितने घर है? एक ही घर है चौबे जी, अलगा बिलगी से 2 घर हो। तो गांव में इतने ही। मैं तो पंडित जी ने सोचा, नेहरू जी को पंडित जी भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश में ब्राह्मणों को पंडित जी कहा जाता है। तो पंडित जी ने सोचा ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, अगर गिनती होगी इनकी तो राजपाट इनके पास चला जाएगा, बड़ी मुश्किल से तो सरदार पटेल के हाथ से छीना, और अगर ये गिनती होती रही फिर इनके हाथ में चला जाएगा तो बड़ा खतरा है। इसलिए गिनती रोक, केवल गिनती ही नहीं रोक। 18 मार्च 1848 को आर्यल चंदापुरी, जो बिहार के ओबीसी समाज के नेता थे, कुर्मी जाति के थे, वो बाबा साहब अम्बेडकर को मिलने के लिए गए कि डॉक्टर अम्बेडकर, आपने संविधान में सबको तो दे दिया, हम लोगों का क्या होगा? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हम तो चाहते थे कि आप लोगों में से कोई आए और ये मांग करे, हम तो देना ही चाहते हैं, लेकिन कोई मांगे तब तो दे। तो कहा अब आपने कहा है तो अब हम व्यवस्था करते। तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में ये बात रखी कि देखो भाई, केवल शेड्यूल कास्ट के लोग ही पिछड़े नहीं,
केवल शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग ही पिछड़े नहीं हैं, और भी कुछ लोग बचे हैं जो पीछे रह गए हैं, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उन्हें भी आगे लाया जाए। तो बाबा साहब तो चाहते थे उसी समय आयोग जांच करके बता दे कि कौन कौन लोग ओबीसी है, लेकिन उस समय लोगों ने कहा कि देखिए अभी आजादी मिलने का टाइम है और अभी हम लोगों को देश को आगे बढ़ाना है, तो इसलिए इस मामले में अगर पढ़ेंगे तो मामला लेट होगा, इसलिए लेट करने के बजाय हम लोग इसको बाद में देखें। तो पंडित तो बाबा साहब ने आर्टिकल 340 में लिख दिया, क्या लिख दिया? सरकार ओबीसी के लिए आयोग बनाए और आयोग तय करे कि ओबीसी कौन कौन लोग हैं और उनको सुविधा देने का काम करे जैसा आयोग कहे। तो पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर अंबेडकर पहले कानून मंत्री थे। तो डॉक्टर अंबेडकर बार बार पंडित जी को याद दिला रहे थे कि नेहरू जी आपने वादा किया था कि ओबीसी के लिए आयोग बनाया जाएगा, तो आप ओबीसी के लिए आयोग बनाए। नेहरू जी सुन ही नहीं रहे, डॉक्टर साहब बार बार कह रहे थे, नेहरू जी सुन नहीं रहे थे। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा दिया तो उस इस्तीफा में एक बड़ा कारण यह था कि मेरे बार बार कहने के बावजूद नेहरू जी पिछड़े वर्ग के लिए आयोग नहीं बना रहे हैं, इससे मैं दुखी हूं और दुखी होकर इस्तीफा दे रहा। ये बात फिर आर्यल चंदापुरी को पता चल गई। नेहरू ने कहकर अखबारों में तो ये बात आने नहीं दिया कि ओबीसी के मुद्दे पर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया, इससे तो देश में हंगामा खड़ा हो जाएगा, तो इसलिए अखबारों में तो बात नहीं आने दिया। मतलब अखबारों की साजिश आज से नहीं हो रही है, तभी से हो रही है। ये भी समझने की बात है कि जो लड़ेगा उसकी खबर अखबार में नहीं आएगी। तो चंदापुरी जी को ये बात पता चल गई, तो चंदापुरी जी डॉक्टर अंबेडकर को फिर से मिले और कहा आपने हमारे मुद्दे पर इस्तीफा दिया है, आप पटना आइए, हम आपकी रैली कराएं। चंदापुरी जी ने रैली कराना शुरू कर दिया, तैयारी शुरू कर दिया। खबर नेहरू जी को मिल गई कि ओबीसी के लिए चंदापुरी जी जो ओबीसी के नेता हैं, बैकवर्ड क्लास फेडरेशन संगठन चलाते हैं, वो अंबेडकर को रैली में बुला रहे हैं। उत्तर भारत में अगर बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल्ड कास्ट एक साथ आ गया तो कांग्रेस का क्या हो, क्योंकि अंबेडकर शेड्यूल्ड कास्ट के बड़े नेता हैं और चंदापुरी बैकवर्ड क्लास का संगठन चलाते हैं। अगर ये दोनों एकजुट हो गए तो क्या होगा? तो नेहरू जी ने सोचा कि चंदापुरी जी को पटाया जाए। तो चंदापुरी जी के पास एक आदमी भेजा और उनको कहा कि आपको प्रधानमंत्री जी ने बुलवाया। तो चंदापुरी जी ने कहा मैं तो बाबा साहब अंबेडकर के रैली की तैयारी कर रहा हूं, मेरे पास समय नहीं। तो उनके आदमी ने बताया नेहरू जी को। तो नेहरू जी ने कहा कि उनको पूछो रैली के बाद आएंगे क्या? तो चंदापुरी जी ने कहा ना अब आऊंगा, ना तब आऊंगा, ना रैली के पहले आऊंगा, ना रैली के बाद आऊंगा ही नहीं। तो नेहरू जी को पता चल गया ये बिकने उकने वाला आदमी लग नहीं रहा है, लालच वाला आदमी नहीं लग रहा कि इसको मंत्री संतरी बना करके इसको रास्ते से आंदोलन से हटाया जाए। तो चंदापुरी जी तो बहुत कट्टर आदमी थे, वो लड़ने वाले आदमी थे, जीवन भर लड़ते रहे। सबसे पहले उन्होंने ओबीसी को आरक्षण दिलवाने का काम, शिक्षा में आरक्षण दिलवा, तमाम काम उन्होंने लड़ करके किया। जब मंडल भी नहीं लागू था, कालेलकर भी नहीं लागू था, तब वो करते तो लड़ने वाले आदमी थे। तो नेहरू जी ने अपने बिहार के एक बड़े नेता को काम पर लगाया कि जब अंबेडकर भाषण करे तो पत्थर फेंकवाओ ताकि रैली ना हो। तो ओबीसी को रोकने के लिए तमाम प्रकार की साजिशें जब से देश आजाद हुआ तब से हो रहा। नेहरू जी ने हमारी गिनती रोका 2 बार। 51 में नेहरू जी के समय में जनगणना हुई, उन्होंने हमारी जनगणना नहीं होने। फिर 61 में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, फिर जनगणना हुई, फिर उन्होंने हमारी जनगणना नहीं होने। फिर 1971 का समय आया, फिर जनगणना का समय आया, फिर इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, नेहरू जी की बेटी थी, वो कैसे होने देती? जब बाप ने नहीं होने दिया तो बेटी क्यों होने देगी? तो 71 में फिर इंदिरा जी ने रोक दिया।
81 में फिर जब जनगणना का समय आया, फिर इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, फिर उन्होंने गिनती नहीं होने दिया। फिर 91 का समय, फिर नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री। नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री थे, वो भी ब्राह्मण थे। जो बात नेहरू जी को समझ में आती थी, जो बात इंदिरा जी को समझ में आती थी, वो बात बराबर नरसिंह राव को समझ में आती थी, क्योंकि वो भी ब्राह्मण थे। उन्होंने भी सोचा अगर गिनती आएगी तो ब्राह्मण कैसे प्रधानमंत्री बनेगा, तो उन्होंने भी नहीं होने दिए। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। फिर जनगणना का समय, अपने ओबीसी के लोग क्या कहते, नहीं भाजपा में तो बाकी कोई नेता ठीक नहीं है, बस श्रद्धेय अटल जी ही ठीक। कौन अटल जी? श्रद्धेय अटल जी ठीक थे, बाकी कोई ठीक नहीं थे। लेकिन जो बात नेहरू जी को समझ में आती थी, जनगणना का आंकड़ा आएगा तो ब्राह्मणों को वोट क्यों देंगे लोग, जो बात इंदिरा जी को समझ में आती थी, जो बात नरसिंह राव को समझ में आती थी, वो बात अटल जी को भी समझ में आती थी। और 2001 में जब अटल जी को गिनती करने का मौका मिला, उन्होंने भी हमारे साथ नाइंसाफी किया और हमारी गिनती नहीं की। फिर 10 साल बाद 2011 में गिनती का समय आया। जब 2011 में गिनती का समय आया तो देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। इस बार कोई ब्राह्मण नहीं थे। लोगों की उम्मीद जग गई कि इस बार गिनती हो सकती है, कोई ब्राह्मण प्रधानमंत्री इस बार नहीं है, गुरु का बंदा है मनमोहन सिंह, वो गिनती हो सकती। भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से हम लोगों ने देश भर में 51,000 कार्यक्रम लगाए। अब उसमें पर्चे में छापा कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं। अब ये पर्चा हर एमपी हर एमएलए के घर पहुंचाएगा। अब जितने बैकवर्ड क्लास के एमपी एमएलए थे उन्होंने पढ़ा, जानवरों की होती है हमारी नहीं, जानवरों की होती है हमारी नहीं होती। जब उन्होंने पढ़ा तो पार्लियामेंट में यही बात बोली लालू जी ने, शरद जी ने, मुलायम सिंह ने, गोपीनाथ मुंडे ने, रामविलास पासवान ने यही बात पार्लियामेंट में बोली कि जानवरों की गिनती करते हो हमारी नहीं करते, और पार्लियामेंट को बंद कर दिया। जब बंद कर दिया पार्लियामेंट को तो मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, वो सामने आए और उन्होंने कहा हम जनगणना करेंगे, जाति जनगणना हम करेंगे। लोग संतुष्ट हो गए, तो प्रधानमंत्री ने आश्वासन दे दिया अब तो हो जाएगा। लेकिन मनमोहन सिंह तो चेहरा थे ना, पीछे तो दूसरे लोग काम करते थे। उन लोगों का माथा फिर ठनक गया, पंडित जी लोगों का। अरे नेहरू जी कोई कम अकलमंद थे, क्या रोक कर रखा और तुम करने जा रहे हो, 30 मार्का बन रहे हो। नेहरू जी से, इंदिरा जी से, अटल जी से ज्यादा विद्वान हो गए। तो आरएसएस के लोगों ने और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर मंथन किया कि क्या किया जाए। अगर कहते हैं नहीं करेंगे, ओबीसी खिलाफ में चला जाएगा, खिलाफ में चला जाएगा। जो ओबीसी एससी के नेता गिनती की आवाज उठा रहे हैं उनके साथ चला जाएगा, हमारी सरकार चली जाएगी, तुम्हारी भी कभी आएगी नहीं, और ये बैकवर्ड क्लास के लोगों की दिल्ली में सरकार आ जाएगी और फिर ये अपनी गिनती कर लेंगे। कहा ये तो समर्थन करना तो खतरनाक है, विरोध करना तो खतरनाक है, क्योंकि विरोध करोगे तो हमको तुमको वोट देंगे नहीं, कांग्रेस बीजेपी को, अपने लोगों को देंगे, इनकी सरकार आ जाएगी और सरकार आ जाएगी फिर ये गिनती भी कर ले। तो कहा समर्थन करोगे तो भी तो खतरा है, अगली बार से कैसे ब्राह्मण नेता बनेगा। कहा समर्थन करना भी खतरा है, विरोध करना भी खतरा है, तो क्या किया जाए। कहा कोई इससे बड़ा मुद्दा खड़ा कर। तो बड़ा मुद्दा खड़ा करने के लिए महाराष्ट्र से अन्ना हजारे को उठाया। नाम सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन बहुत दिन से फोटो अखबार में देखा नहीं होगा, क्योंकि आजकल छपते नहीं है अन्ना जी, भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया देश से, अभी छपने की अखबार में क्या जरूरत है। तो अन्ना हजारे को उठाया महाराष्ट्र से,
बाबा रामदेव को उठाया हरियाणा से और देश भर में टीवी पर खबर चलाना शुरू किया अखबार में कि देश में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा बन गया, बहुत ज्यादा हो गया है। अन्ना जी आए। अन्ना जी का ये कहना है कि हम रामलीला मैदान पर अनशन कर रहे हैं, तब तक नहीं अनशन तोड़ेंगे जब तक जन लोकपाल नहीं आए। भले ही मुझे ऊपर जाना पड़े, लेकिन मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा तब तक जब तक जन लोकपाल नहीं आए। हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग तो समझ गए कि नौटंकी चल रही है। तिरंगा झंडा लेकर हर जिले में आरएसएस वाले कार्यकर्ता भी, बीजेपी वाले कार्यकर्ता भी और कांग्रेस वाले कार्यकर्ता भी, दोनों अन्ना के समर्थन में। मैंने कहा अरे भाई, अन्ना कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, ये कांग्रेस वाले तिरंगा झंडा लेकर अन्ना के समर्थन में क्यों है? चलो आरएसएस बीजेपी वाले हैं तो बात समझ में आती है, ये कांग्रेस वाले भी समर्थन में क्यों है? तो हमने पूछा कुछ क्यों? कहा ऊपर से आदेश। तो ऊपर से आदेश क्यों था? आपकी गिनती के मुद्दे को दबाया जाए, इसके लिए ऊपर से आदेश था कि ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाओ ज्यादा से ज्यादा। तो हम लोग समझ गए कि हमारा मुद्दा दबाने के लिए किया जा रहा है। तो फिर हम लोगों ने 1 सितंबर 2011 को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली रखवा दी और उसमें जितने बैकवर्ड क्लास के नेता संसद में वो लड़ाई लड़ रहे थे उनको बुला लिया रैली में। रामविलास पासवान, शरद यादव और तमाम बड़े बड़े नेताओं। अन्ना जी वहां बैठे हुए, हमारे लोग गए अन्ना जी के पास और कहने लगे कि भाई कल तो ग्राउंड हमारे नाम पर बुक है, यहाँ जाति जनगणना को लेकर रैली है। तो अन्ना जी ने कहा केजरीवाल जी से बात करो। तो केजरीवाल जी मिल गए। केजरीवाल जी ने कहा कागज वागज कुछ है आपके पास, कल बुक है? तो अपने लोगों ने कागज दिखाया। तो केजरीवाल पढ़े लिखे अधिकारी आदमी है, कागज देखते ही समझ गए कागज ओरिजिनल है और कहा ठीक है, ऐसा करते हैं कि अन्ना जी की कुटिया यहाँ रहने देते हैं, बाकी लोगों को लेकर हम जंतर मंतर चले जाएंगे, आप लोग रैली कर लीजिए और फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। हम लोगों ने कहा ठीक है और अन्ना जी को भी कहेंगे कि स्टेज पर चलकर 2 मिनट जाति जनगणना के बारे में बात करें, अन्ना जी को रहने दो यहाँ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। केजरीवाल ने सोचा कि जिसको दबाने के लिए ये सब नौटंकी चल रही है, अगर अन्ना जी यहीं रहेंगे और ये लोग मंच पर लेकर चले गए जाति जनगणना के, तो फिर तो जाति जनगणना मुद्दा हो जाएगी। क्योंकि आज की तारीख में तो टीवी में अन्ना जी ही चल रहे हैं, तो अन्ना जी अगर जाति जनगणना के आंदोलन के मंच पर चले गए तो इसी को तो दबाना चाहते हैं, तो फिर हाईलाइट हो जाए। तो केजरीवाल जी ने कहा नहीं नहीं, ठीक नहीं लग रहा है, हम लोग अन्ना जी को भी साथ में लेकर चले। तो अन्ना जी को भी साथ में लेकर चले गए। हम लोगों ने रैली किया, 5 लाख लोगों को इकट्ठा किया रामलीला मैदान में। दूसरे दिन टीवी अखबार में एक भी खबर नहीं छपी। पत्रकारों को हम लोगों ने पूछा भाई क्यों नहीं दिखाया? कहा आपको नहीं दिखाने के लिए कहा गया। तो उनको क्यों दिखा रहे हो? उनको दिखाने के लिए कहा गया। तो बात और क्लियर हो गई कि हमारी गिनती के मुद्दे को दबाने के लिए ही सारा किया जाए। तब हम लोग अपने लोगों को समझा रहे थे कि तुम्हारी गिनती का मामला है, चलोगी दिल्ली। तो अपने लोग क्या कह रहे थे पता है? पटेल जी बेचारा अन्ना हजारे, राजा हरिश्चंद्र के बाद पहली बार तो आया है कोई ईमानदार आदमी धरती पर, वो भी अपनी जान देने के लिए तैयार है ईमानदारी के लिए, और आप दूसरी बात कर रहे हैं। पहले अन्ना जी की जान बचाने दो, बाद में दूसरा काम। तो हमने उनको कहा जिस दिन तुम्हारी जनगणना का मामला दब गया उस दिन अन्ना जी अखबार के पन्ने से गायब हो गया। अभी है अखबार के पन्ने में दिख रहे क्या? मैं महाराष्ट्र गया था, अभी 3 महीने का दौरा करके महाराष्ट्र से आया। तो महाराष्ट्र गया था, मैंने महाराष्ट्र में लोगों को पूछा कि अरे अन्ना जी का कुछ अता पता है? तो महाराष्ट्र के लोगों ने कहा एक दिन अखबार में खबर आई थी। हमने कहा क्या खबर आई थी? कहा वो कह रहे हैं कि हमारा इस्तेमाल हो। तो हमने कहा अब पछताए का होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत
तब पछताए का होते। तो इस प्रकार से हमारी गिनती के मामले को दबा दिया और गिनती के नाम पर बेवकूफ बनाने के लिए कांग्रेस के लोगों ने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मगर गिनती नहीं करेंगे ये फैसला मनमोहन सिंह ने नहीं किया, क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार में जब कोई क्रिटिकल डिसीजन आता था तो फैसला मनमोहन सिंह नहीं करते थे। फिर जीओएम बनाया जाता। जीओएम सुने होंगे आप लोग, पहले बनता था कांग्रेस की सरकार, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, मतलब मंत्रियों का समूह, वो फैसला करेगा, प्रधानमंत्री नहीं करेगा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फैसला करेगा और उसका चेयरमैन लगभग हर कमेटी का चेयरमैन प्रणब मुखर्जी को बनाया जाता है। जाति जनगणना पर फैसला लेने के लिए जो कमेटी बनी उसका चेयरमैन भी प्रणब मुखर्जी, जो कि बंगाली ब्राह्मण है, उनको बना दिया। तो 2051 में नेहरू जी ब्राह्मण थे, रोक दिया। 61 में नेहरू जी ब्राह्मण थे, रोक दिया। 71 में इंदिरा जी ब्राह्मण की बेटी थी, रोक दिया। फिर 81 में इंदिरा जी ब्राह्मण की बेटी थी, रोक दिया। फिर 91 में नरसिंह राव ब्राह्मण थे, रोक दिया। फिर 2001 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ब्राह्मण थे, रोक दिया। फिर 2001 में फिर प्रणब मुखर्जी नाम के बंगाली ब्राह्मण के हाथ में फैसला करने की पावर आई और उन्होंने फिर हमारी गिनती रोक दी। कांग्रेस के लोग कहते हैं हमने करवाया है, झूठ बोलते। सर्वे करवाया, गिनती नहीं करवाया और उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। फिर ये करते करते 2014 का समय आ गया, नरेंद्र मोदी जी का अवतार हो गया। लोग कहते हैं अवतार है, हम नहीं कह रहे, वही लोग अवतार हो गया। तो मोदी जी ने कहा कि मैं नीच जाति का हूँ, पिछड़ी जाति का हूँ, इसलिए मेरा अपमान। तो अपने लोग बहुत समझदार हैं, तुरंत ही समझ जाते हैं ये सब बात। अगर ये सब बात टीवी अखबार पर आ जाए तो फिर तो समझने में जरा सी देर नहीं लगती। तो अपने लोग समझ गए कि बेचारा गरीब है, चाय बेचता है और नीच जाति का है, पिछड़ी जाति का है, मतलब अपने ही लेवल में कुछ आता है। फिर मोदी जी ने कहा देश नहीं बिकने दूंगा। तो अपने लोगों ने सोचा कि यार कोई तो बचाने वाला आ गया देश को, अब तो चला ही जा रहा था हाथ से, चलो कोई तो आया जो रोक लेगा। फिर कहा विदेश में काला धन बहुत जमा हो गया है, काला धन वापस लाएंगे, एक एक घर में 15-15 लाख रुपया एक एक आदमी के खाते में डाल दें। फिर तो सारा दुख दर्द ही खत्म हो गया। जब 15-15 लाख खाते में आ जाएगा तो कौन सा दुख दर्द बचेगा। रामदेव भी कह रहे थे काला धन लाएंगे, अभी तो अपना धन बनाने में लग गए, बोले वो चक्कर छोड़ दिया, वो बड़ा झंझट का काम है काला धन लाना, यही धन बना लेते हैं। तो रामदेव जी यही धन बनाने में लग गए। तो ये सब सुनकर अपने लोगों ने 2014 में वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने मोदी जी को वोट दिया, क्योंकि टीवी अखबार में विज्ञापन बहुत आ रहा है। उनका बाप जो है लड़का 8 साल का है, 5 साल का, बाप प्रचार कर रहा है दूसरी पार्टी का, और जब घर में आया तो बेटा जो 5 साल 8 साल 10 साल का, वो बाप को क्या करा, हर हर मोदी, घर घर मोदी। बाप दूसरे पार्टी का प्रचार कर रहा है, बेटा टीवी देखकर क्या कह रहा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो बाप टेंशन में आ जाता था, यार मैं दूसरी पार्टी प्रचार कर रहा हूँ, मेरा बेटा तो इसी का प्रचार कर रहा है, वो भी टेंशन में आ जाता था। 2014 में ऐसी परिस्थिति थी। तो अपने लोगों ने वोट दे दिया कि भाई चलो हम लोग बहुत दिन से अपमानित हो रहे हैं, मोदी जी भी अपमानित हो रहे हैं, अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो अपने अपमान का भी बदला ले लेंगे और समाज के अपमान का भी बदला ले लेंगे। तो 14 में बना दिया और फिर 19 आ गया। तो हमने अपने लोगों को पूछा कि अरे भाई अब क्या मना है, तो कहा बेचारा 5 साल में क्या करे। ने लोगों ने कहा कि बेचारा 5 साल में क्या करे। हमने कहा ये तो बहुत बड़ी समस्या है, सही बात है, 5 साल में बेचारा क्या करे। 5 साल में कितना किया बेचारे ने, तो 2015 में जो 314 ओबीसी बच्चे जो आईएएस की परीक्षा पास किए थे, यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे,
उनकी नियुक्ति रुकवा दिया। इतना महान काम किया बेचारे ने 5 साल में। फिर दूसरा महान काम किया, ओबीसी के बच्चों का वजीफा बंद कर दिया। फिर तीसरा महान काम किया, ओबीसी के विकास के लिए बजट में कुछ नहीं दिया। अच्छा, गांव के प्रधान के पास बजट ना हो तो विकास हो जाएगा? अरे पैसे से ना विकास होता है। आपके विकास के लिए कुछ नहीं दे रहा है तो विकास कैसे होगा? भाषण में विकास होगा। तो भाषण में विकास है सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास तो अपने लोग समझाने की जरूरत है। पहले साथ देना पड़ता फिर विकास होता है। तो साथ दिया अपने लोगों ने पूरी ताकत के साथ में कि विकास होगा, और उन लोगों ने देख लिया अरे जब भाषण देने से ही इतने खुश हैं तो विकास करने की इनकी क्या जरूरत है? ये तो भाषण देने में ही वोट दे रहे हैं, तो विकास की क्या जरूरत है? अच्छा, हल्दी उसको लगाई जाती जो हल्दी देखकर पीलाना। अब मान लो दूर से ऐसे हल्दी दिखाए, ये हल्दी, अब देखकर पीले हो गए आप लोग, तो हल्दी लगाने की जरूरत है? प्रधानों का पेमेंट आता है 2-2 साल। हाँ, ये देखिए फंसा, ये नहीं बता दी। ठीक है, और 10-10 लाख तो भाषण में विकास हो रहा है तो पैसा देने क्या जरूरत है? भाषण से ही विकास। टीवी वाले विकास की गंगा बहा रहे हैं और कह रहे हैं मोदी जी को अगर हम बोल, अगर टीवी वालों को खबर चलाना हो क्या क्या बदनाम करने के लिए नहीं किया जा रहा है, ऐसे खबर चलाएंगे टीवी वाले। तो हमारा आदमी तो दयालु है ना। अगर किसी को बहुत दीनहीन दिखा करके प्रस्तुत कर दिया जाए तो हमारे आदमी को दया आ जाती। 9 साल से आदमी प्रधानमंत्री है, इसके बावजूद उसको दीनहीन ही पेश किया जाता है ताकि आपको दया आ जाए। कितना लोग पीछे पड़े हुए हैं उसके, टीवी वाले कैसे इतना। अरे भाई, तुमको देश का प्रधानमंत्री चुना कि तुम हमारे हालात में परिवर्तन करोगे, 2-2 बार चुन लिया तो तुमसे सवाल नहीं पूछे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से सवाल पूछे। मगर टीवी वाले चाहते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सवाल पूछो, अपने देश के प्रधानमंत्री को सवाल मत पूछो जिसको चुना होगा। तो क्या क्या करे में फिर ये कर दिया कि वजीफा हमारा बंद कर दिया, हमारे विकास के लिए बजट में कुछ नहीं दिया, और हमारी गिनती नहीं किया, जानवरों की गिनती की। तो हमारे लोगों ने कहा बेचारा क्या क्या करे, तो 19 में फिर दे दिया एक बार। तो फिर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। कहा अच्छा, अभी लग रहा कम किया, ये लोग समझ नहीं पाए। कहा अच्छा और करता, तो और करता हो क्या कहा? खबर छपी अखबार में, व्यापार करना सरकार का काम नहीं। अखबार में क्या खबर छपी? व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं। अभी समझ पाएगा कोई क्यों छपी? लग नहीं। तो वो क्यों छपी? वो इसलिए छपी कि सरकारी जितनी कंपनियां हैं, जितनी फैक्ट्रियां हैं, जितने डिपार्टमेंट हैं, वो अब सरकार अपने पास नहीं रखेगी, वो सरकार अब बेचेगी। तो देश नहीं बिकने दूंगा, तो नारा था। अमित शाह ने कहा ये तो जुमला है, 15-15 लाख डालेंगे, ये कोई सही होता है क्या? वो लोग कितने बुद्धिमान है, बोलते भी है और समझते भी है जुमला है। हमारे लोग वो जुमला बता भी देते जुमला है, फिर भी नहीं समझ पाते जुमला है। तो कहा अब देश नहीं बचने दो। अब मोदी जी ने कसम खा लिया मन ही मन कि देश नहीं बचने दो। जब तक देश की एक एक चीज अडानी अंबानी पूंजीपतियों को नहीं दे दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठो। तो एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर रेलवे, प्राइवेट रेल शुरू हो गई। प्राइवेट, पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि नहीं, प्राइवेट रेल शुरू हो, मतलब हद हो गया। पहले अनपढ़ आदमी होते थे, एक एक गांव से रेलवे में जाकर नौकरी करते, और एक आदमी जाता था, आसपास के 10 आदमी को ले जाकर नौकरी लगाता। वो रिटायर होता था, उसका बेटा भी तब तक उसमें नौकरी पा जाता। रेलवे और टेलीफोन में गांव में सबसे ज्यादा नौकरी करने वाले लोग मिलते थे। आज कहां चली गई नौकरी? आज तो रेलवे बढ़ गई, आज तो रेलवे का विस्तार हो गया,
रेलवे स्टेशन बढ़ गए, रेलगाड़ियां बढ़ गई, यात्रा करने वाले लोग बढ़ गए, फैक्ट्रियां बढ़ गई, माल ढोना ज्यादा बढ़ गया, तो ज्यादा स्टाफ की जरूरत है, ज्यादा कर्मचारी की जरूरत है, फिर नौकरी कहां गए वो? दे दिया सब प्राइवेट में ठेके। अब वहां रेलवे में जाओगे, एक एक आदमी ठेके पर। अब एक एक आदमी ठेके पर, चर्चा क्या हो रही? निजीकरण हो रहा, निजीकरण हो रहा, निजीकरण हो रहा, निजीकरण हो रहा। वास्तविक बात क्या? आपका नौकरी खत्म हो गई, आपका आरक्षण खत्म हो गया। आरक्षण तो सरकारी जगह है ना, प्राइवेट जगह थोड़े। सरकारी खत्म, आरक्षण खत्म, न रहेगा बांस न मजे की बांसुरी। मोदी जी बहुत टेंशन में थे, बोले लोग हमारे ऊपर बोलते रहते कि मैं ओबीसी हूँ, आरक्षण नहीं लागू कर रहा हूँ, ओबीसी हूँ, आरक्षण नहीं लागू कर रहा हूँ, ओबीसी हूँ, आरक्षण नहीं लागू कर रहा हूँ। चलो अब कुछ सरकारी बचेगा ही नहीं, न नौकरी बचेगी, न आरक्षण बचेगा, तो काहे के लिए कोई मुझे कहेगा कि मैं ओबीसी हूँ, आरक्षण नहीं दे रहा। सब खत्म कर देते हैं, तो सब खत्म करने के काम पर लगे। तो अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं बेचारा 9 साल में क्या करें। तो आपके भोलेपन का फायदा तो उठाया जाएगा। वो ऐसे आकर कहेंगे कि इतना दिन से बर्बाद किया था, अभी 9 साल में बेचारा क्या करे। हमारे लोगों की जितनी समझ है उतना कर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि नारा बदल गया। सबका साथ सबका विकास कब का बदल गया। अब नारा हो गया सबका साथ, अडानी अंबानी का विकास, बाकी सबका सत्याग्रह। अब आप सोच रहे हो हमें तो राशन मिल रहा, हमारा कहां सत्यानाश हो। कुछ लोग राशन पर खुश हैं, तो आप भी राशन पर, आपका बेटा भी राशन पर, उसका 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 बेटा राशन। और शिक्षा का क्या हाल है? कितने प्रकार की स्कूल है? एक स्कूल है सरकारी वाला, प्राइमरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें पढ़ाई छोड़कर बाकी सब मिलता है, खाना, वजीफा, खिचड़ी सब मिलता है, लेकिन बस वही एक चीज नहीं मिलती। तो आप भी राशन पर पढ़ने जाए, आपका बेटा भी राशन। तो ये तो वो स्कूल है क्लास 5, मास्टर कितने? 2। क्लास 5 मास्टर 2। अच्छा, घटिया से घटिया प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, जितने क्लास उससे 1-2 मास्टर ज्यादा ही रहेंगे, कम नहीं रहे। क्यों? अरे एक बार में एक आदमी एक ही क्लास को पढ़ाएगा ना, चाहे जितना विद्वान हो। एक समय में एक मास्टर 4 क्लास कैसे पढ़ाएगा भाई? एक ही क्लास पढ़ाएगा ना। तो ये बात प्राइवेट स्कूल को समझ में आती है तो सरकार को समझ में नहीं आती। और लड़ाई हमारी और मास्टर की लगवा। अगर गाँव जाओ पूछो भैया प्राइमरी में पढ़ाई नहीं होती, क्या कहे गार्जियन? क्या कहे? अरे मास्टर इतनी तनख्वाह लेते हैं, पढ़ाते ही नहीं। तो मशीन हो जाएगा, 4 हाथ पैर मुंह बना लेगा। 2 ही मास्टर है, 5 क्लास पढ़ाना, कैसे पढ़ाएगा? और उसमें एक मास्टर रजिस्टर और कागज लेके घूमता रहता, उसको इतना सरकारी काम दिया, बचता एक, तो एक बचेगा। जैसे जानवर को कहते हैं डोब के रखे, कहते हैं ना कि भैया डोब के रखो, इधर ही जाने मत देना बाहर। तो ऐसे स्कूल की बाउंड्री बन गई है, तो डोब के रखो, उसी में बाहर मत जाने दे। तो स्कूल के टाइम पर डोब के रखा जाता है, खिचड़ी उचड़ी खाते खाते समय बीत जाता है, और गाते गुनगुनाते फिर बच्चे अपने घर आ जाते हैं। ये चल रहा है, ये स्कूल है। इनमें से जो निकलते हैं उसमें से बहुत सारे, तो अगर ये कह दो कि 5 नाम लिख दो, अपना, अपने बाप का, अपनी माँ का, अपने बाबा का, अपनी दादी, लिखवा लो 5 नाम सही सही तो जाने। 5 नाम नहीं लिखवा सकते, तो आपके बच्चों की जड़ों में गर्म पानी डाला जा रहा है कि नहीं डाला जा रहा? और आप राशन में खुश हो, 2000 रुपए में खुश हो। अरे कल इसी गरीबी से पढ़कर लोग डॉक्टर, मास्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, नेता, अभिनेता बने। किसान मजदूर के बच्चे नहीं बने क्या? उसी प्राइमरी से पढ़कर बने। तब क्यों पढ़ाई होती थी, अब क्यों नहीं होती? क्योंकि तब सबके बच्चे उसमें पढ़ते थे, अब केवल गरीबों के बच्चे उसमें पढ़ते हैं, इसलिए अब पढ़ाई नहीं होती। तो ये तो वो स्कूल है। दूसरा स्कूल है नर्सरी वाला, जो छोटा मोटा है, गांव देहात, 25-50 रुपया फीस लेता है,
तो जो कुछ जागरूक गार्जियन है वो उसमें भेजते हैं, और चलाने वाला भी बड़ी मुश्किल से स्कूल चलाता है और भेजने वाला भी 50 रुपया फीस बड़ी मुश्किल से दे पाता है। और मास्टर भी बहुत त्याग करते हैं, तो 1000-1500 रुपये में बेचारे पढ़ाते, वो भी बहुत त्याग करते हैं। उनकी स्थिति थोड़ा थी। अब फिर उसके बाद बाराबंकी जिले में एक आध स्कूल होंगे जो नामी स्कूल होंगे पूरे जिले के, 1-2 स्कूल 3 स्कूल ऐसे होंगे जिसमें सब लोग सोचते होंगे उसमें हमारे लड़के का एडमिशन हो जाए, लेकिन करवा नहीं पाते होंगे लोग क्योंकि पैसा लगा। तो ये 2 स्कूल है। और चौथा स्कूल लखनऊ में जाओगे तो CMS है, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल है, उसमें तो फिर पूछा जाता क्या करते बाप को, क्या करते किसान के बच्चे का तो नहीं होता, मजदूर के बच्चे, यहाँ अधिकारियों के बच्चे का होता, लेवल मैच नहीं करेंगे। ऐसे भी स्कूल है। तो बताइए कितने प्रकार का स्कूल हो गए? 4 प्रकार का। एक खिचड़ी खिलाने वाला, एक छोटा मोटा स्कूल, एक फिर जिले का टॉप स्कूल, एक लखनऊ दिल्ली वाला स्कूल। 4 प्रकार का स्कूल हो गया। कल आप सबके बच्चे मान लो IAS बनने के लिए कंपटीशन में बैठे, तो जो परीक्षा का पर्चा आएगा क्या वो देखकर आएगा कि नहीं ये प्राइमरी स्कूल वाला भैया इसको थोड़ा सरल ही सवाल पूछो कि तू काका अगर लिख लिया तो पास माना, और ये नर्सरी वाला इसको थोड़ा कठिन पूछ लो, ये जिले के टॉप क्लास वाले स्कूल वाला इसको थोड़ा और कठिन पूछ लो, और ये लखनऊ दिल्ली का बड़ा स्कूल है इसको ज्यादा कठिन पूछ लो। क्या ऐसा पर्चा आता है? अरे एक ही सबके लिए आता है। अब मान लो यहाँ से दौड़ लगी सबको लखनऊ पहुंचना, कौन पहले नंबर पर पहुंचेगा? आप यहाँ खड़े हो और कोई सफेदाबाद में खड़ा है, तब तो सफेदाबाद वाला पहले लखनऊ पहुंचेगा कि यहाँ वाला पहले लखनऊ पहुंचेगा? तो यही तो हो रहा है, किसी को पहले सफेदाबाद खड़ा किया जा रहा है और आप यहाँ से दौड़ लगा रहे हो, फिर सफेदाबाद वाला पहले लखनऊ पहुंच जा रहा है, फिर उसकी वाहवाही हो रही, नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1। अरे काहे का नंबर 1? काहे का नंबर 1? अरे एक समान शिक्षा लागू करो, चाहे राष्ट्रपति की संतान हो, चाहे गरीब किसान मजदूर की संतान हो, सबको शिक्षा एक समान, ये सरकार की जिम्मेदारी है, संविधान में लिखा हुआ है। अगर अमेरिका की खबर टीवी दिखाए तो बताए कि ऐसा है अमेरिका में कि बच्चा पैदा होने के बाद आपकी जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार उसको पढ़ाएगा जब तक वो पढ़ना चाहे, और फिर सरकार ही उसको नौकरी देगी, सरकार ही उसको घर देगी। घर बना तो सारी उम्र निकल जाती है घर बनाने के टेंशन। एक बार पैसा इकट्ठा करते किसी तरीके से नींव पड़ती है, दोबारा इकट्ठा करते पिलर खड़ा होता है, दोबारा इकट्ठा करते दीवार लगती है, और फिर बड़ी मेहनत करते तब लिंटर पड़ता है, और चूना और वो लगाने में POP तो जीवन निकल जाता है, कुछ का लग पाता है, बहुत का तो लग ही नहीं पाता। तो अगर अमेरिका से तुलना करें तब आपको समझ में आएगा हमें क्या चाहिए। तो पाकिस्तान से तुलना करता, बांग्लादेश से तुलना करता है, श्रीलंका से तुलना करता, तो आप अरे वहां तो मर रहे, कम से कम हम तो जिंदा हैं, वो तो मर रहे हैं, कम से कम हम तो जिंदा हैं। तो ये आपकी जड़ों में गर्म पानी डाला जाए। चलो नर्सरी और में किसी तरीके से पढ़ा लिए, अब डॉक्टर बनाना है, कहाँ भेजना होगा? पहले कोटा तैयारी के लिए भेजना। अब जिसके पास पैसा होगा 2-3 लाख साल में खर्च करने का, वही ना भेज पाएगा, नहीं होगा तो कहां से भेजेगा? तो आपके बेटे को डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है, उसको भी अधिकार है, लेकिन उसके अधिकार को रोक दिया गया। मैं नागपुर में किसानों के साथ मीटिंग किया, किसानों को पूछा कि आप अपने बेटे को डॉक्टर बना सकते हो क्या? कहा नहीं बना सकते। हमने कहा क्यों नहीं बना सकते? कहा पहले डॉक्टर बनाने के लिए नीट की परीक्षा पास करना पड़ता, नीट की परीक्षा पास करने के लिए नीट की तैयारी करनी पड़ती है, और तैयारी करवाने के लिए लाखों रुपए लगता है। फिर बच्चा अगर नीट की परीक्षा पास कर गया तो MBBS में एडमिशन होगा, तो उसके बाद भी लाखों रुपए लगेगा। अपने पास रुपया नहीं है इसलिए करा नहीं सकते। तो अगर आपकी सोच को इतना नीचे कर दिया जाए, देखो हमारे पूर्वज क्या कहते थे? शासक बनो। हमारे पूर्वज कहते थे शासक बनो,
डॉक्टर अंबेडकर ने कहा लिख लो अपनी दीवारों पर, शासक है हम इस देश के। तब दीवार नहीं थी लोगों के पास। जगदेव प्रसाद ने कहा 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा। मान्यवर काशीराम ने क्या कहा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 का 90 शासन, 100 का 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी। तो ये तो हमारे पूर्वज लड़ाई लड़ रहे थे शासन की, और हम लोग राशन की लड़ाई में मस्त हैं। तो हमें समझने की जरूरत है, हमारे जड़ों में गर्म पानी डाला जा रहा है, हमारी शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, हमारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है, हमारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, और हमें मूर्ख बना करके क्या इन सब चीजों से हमें क्यों नहीं मतलब। बेरोजगारी इतना चरम पर है, महंगाई इतना चरम पर है। पहले जब खेती बाड़ी से आदमी फुर्सत पाता था, क्या करता था, सोचता था चलो 2, 4, 10, 15 दिन का फुर्सत है, बेरन उरन डाल लिए हैं धान की, तो अभी चलो थोड़ा रिश्तेदारी घूमकर आते। तो मोटरसाइकिल निकालता था, 4, 6, 10 रिश्तेदारियां घूमकर आ जाते। आज की क्या स्थिति है? आज भी मन होता है चलो थोड़ा फुर्सत में घूम कर आते, फिर जेब में हाथ डालते, पैसा ही नहीं है। अब मान लो 4, 6 रिश्तेदारी में जाना है तो 1000, 2000, 1000 रुपए का तो पेट्रोल लग जाएगा। अब रिश्तेदारी में जाएंगे तो कुछ लेकर भी जाना पड़ेगा, मीठा सीठा वो भी लेकर जाना पड़ेगा, तो कुल मिला करके 2-3 हजार रुपए का बजट बन जाएगा। उतना है नहीं अपने पास में, तो आदमी सोचता चलो अब कौन जाएगा, मोबाइल से ही हालचाल तो मिल ही जा रही है, अभी नहीं जाएंगे, जाने की जरूरत। तो रिश्तेदारी भी छुड़वा दे रहे हैं। मुझे तमाम लड़के बीटेक करने वाले अभी भी मिलते रहे। मैंने उनको पूछा क्या कर रहे हैं, कहा बीटेक करके एमबीए कर। अरे 1 मिला, 2 मिला, 4 मिला, 10 मिला, 20 मिला, बहुत मिले। जिले जिले में घूमता रहता और हर जगह कुछ न कुछ मिलते। मैं समझ नहीं पाया, बीटेक करके घर बैठा फिर बोल रहा एमबीए कर रहा हूं, और हर जगह ऐसे मिल रहे हैं। एक जगह मैंने 2-4 नौजवान लड़कों को बुलाया, ऐसे ही दो। हमने कहा ईमानदारी से बताना मामला क्या है, ये बीटेक करके एमबीए करने का क्या मामला। कहा ईमानदारी से बताया। हमने कहा देखिए हम लोग बीटेक कर लिए, सरकार के पास हमारे लिए कोई नौकरी है नहीं। अब प्राइवेट में नौकरी है वो या तो दिल्ली मिलेगी, नोएडा मिलेगी, गाजियाबाद मिलेगी, हैदराबाद मिलेगी, बेंगलोर मिलेगी, मुंबई मिलेगी, सूरत मिलेगी, लुधियाना मिलेगी, इधर नहीं मिलेगी। और फिर वेतन कितना मिलेगा, 8,000, 10,000, 12,000। तो जितना मिलेगा नहीं उतना खा जाएंगे वहां रहकर। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि घर पर ही। तो फिर ये एमबीए का क्या लफड़ा है, तो कहा एमबीए का ये मामला है कि हम लोग हैं अभी शादी हुई नहीं हमारी लोगों की। तो लड़की के बाप पूछने के लिए आता, बेटा क्या कर रहे हो। तो अगर उसको बता दें हम बीटेक करके घर बैठे हुए हैं तो इज्जत कम हो जाएगी, फिर वो 10 बार सोचेगा इससे शादी करें कि ना करें अपनी लड़की की। तो इसलिए कुछ ना कुछ पढ़ाई चलती रहनी चाहिए, 2-4 साल और निकल जाएगा इसमें एमबीए के नाम पर, तब तक कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाए। ऐसे जब हम लोग छोटे छोटे थे तो जो थोड़ा ठीक ठाक लोग होते थे वो अपने बच्चों को इलाहाबाद पढ़ने के लिए भेजते। तो जब लड़की का बाप आता था, लड़का क्या कर रहा, तैयारी कर रहा, कहाँ कर रहा, इलाहाबाद में। अब तैयारी के नाम पर जो भी कर रहा, फिर शादी हो जाती थी। शादी होते ही वो घर, और फिर निकाल लिया ट्रैक्टर और खेत जोतना शुरू कर दिया। तो भाव बढ़ाने के लिए तब तक जब तक शादी ना हो जाए तब तक इलाहाबाद में लड़का तैयारी कर रहा है। तो ऐसे ही बीटेक के बाद एमबीए का मामला। बताओ, बीटेक जैसी डिग्री के बाद लोग बेरोजगार। आप सोच सकते, बीटेक का मतलब छोटी मोटी डिग्री नहीं, लेकिन अब बेरोजगार है तो गांव का आदमी क्या सोचेगा, अरे यार इनको कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर है, ग्रेजुएट इंजीनियर है, अब नौकरी नहीं है। सरकार की ऐसी व्यवस्था है, बेरोजगार है। लेकिन अब इन सब चीजों से हमको कहाँ मतलब होता है, वोट डालते समय होता है, इन सब चीजों से मतलब नहीं होता है। वोट डालते समय 2 ही चीज से मतलब है,
या तो धर्म या तो जात, या तो धर्म या तो जात, दो से ही मतलब होता है। और पंडित जी लोग, हम लोग घर में आते क्या कहते, एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो। हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं किसके पीछे? पंडित जी के पीछे। हिंदू और किसके पीछे इकट्ठा होगा? हिंदू का ठेका कोई कुर्मी जी के पास में है कि इनके पीछे इकट्ठा हो जाएगा? पंडित जी के पीछे इकट्ठा हो जाता है। जो गांव में सरपंच बनाने लायक नहीं है, जब वो इकट्ठा हो जाता है प्रधानमंत्री बनाने लायक हो। अब हमारे लोग कितने अकलमंद हैं, इनको समझा दिया गया कि एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 200 साल बाद, 400 साल बाद, 500 साल बाद ऐसा समय आएगा जब मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी और उनका देश पर कब्जा हो जाएगा। तो मुसलमानों को रोकने के लिए 75 साल से ब्राह्मणों का कब्जा करवा कर रखा। कितने अकलमंद हैं। और इतना नहीं समझ पाए कि जब पंडित जी यही बता रहे हैं कि संख्या से ही कब्जा होता है, यार अपनी तो सबसे ज्यादा है, तो हम क्यों नहीं कब्जा कर लेते? इतना अकल नहीं है क्या कि अपनी ज्यादा है हम ही कब्जा कर ले, दूसरे का ना होने दे? इतना अकल नहीं लगा। अकल कहाँ से लगाएंगे? पैदा होते हर बात तो पंडित जी से पूछ के करने की आदत है। 500 वोट रखे तो वोट मांगने जाते थे तो एक गांव में पूरा गांव घूमते। हाँ, बस हमको लोग चाहते कि पंडित जी से मेरे 500 वोट रखिए, तो वही पैर पहले फाट रखे। ठीक। तो हमारे लोग जन्म से लेकर मरने के बाद तक का हर काम तो पंडित जी से पूछ के करते। बच्चा हमारे लोग रखते हैं, नाम पंडित जी रखते हैं, बच्चा पैदा हमारे लोग करते हैं, बच्चे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर हमारे लोग बनाते हैं, शादी पंडित जी कराते हैं, शादी की तारीख पंडित जी निकालते हैं, घर हमारे लोग बनाते हैं, माँ बाप को भी घुसने नहीं देते, पंडित जी को पहले घुसाते गृह प्रवेश कराते हैं। और जब मर जाते हैं ये सब करके तो विरासत में पूरी गुलामी बेटे को देकर जाते हैं कि मरते ही बेटा पंडित जी के पास जाता है, पंडित जी बताओ पिताजी की आत्मा को शांति मिली कि नहीं मिली? अब अगर पंडित जी कह दें कि शांति मिल गई, कहाँ से आएगा? कहाँ से मिलेगा पंडित जी को? अगर कह दें कि आत्मा शांत हो तो क्या कहते? भटक रही। हमारा आदमी डर जाता है, भटक रही। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि रात में तुम्हारा गला आकर दबा सकती। इसलिए जब सोना तो हंसुआ रख के, कुल्हाड़ी उड़ाड़ी रख करके सोना, ताकि आए ना आत्मा पिताजी की, नहीं तो आ जाएगी, और आएगी तो गला दबा देगी। अरे कितना हम लोग बेवकूफ बनेंगे यार, कोई लिमिट तो रखो बेवकूफ बनने की। अनलिमिटेड बेवकूफ बनने के लिए तैयार है और वो बना रहे, हम बन रहे। अरे जो पिताजी खुद अच्छा नहीं खाए हमको अच्छा खिलाए, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहने हमको अच्छा पहना, खुद बहुत कष्ट उठाए कि हम पढ़ लिख कर अच्छे आदमी बने, वही पिताजी मरने के बाद हमारा गला दबाएंगे? यार अजीब बात है। ये भी मान लेते, अपने बाप पर यकीन नहीं है, पंडित पर यकीन है। अरे अपने बाप पर यकीन करो, पंडित पर क्यों यकीन कर रहे हो? और फिर इससे निजात कैसे मिलेगी? कमजोर आदमी है, तेरा ब्राह्मण खिलाना हो, थोड़ा मजबूत है और मजबूत है, और मजबूत है, और मजबूत है, तो और कभी कभी इतने ब्राह्मण खिलाने को कह देता, उतने ब्राह्मण ही इलाके में नहीं। जब उतने ब्राह्मण इलाके में नहीं, हमारा आदमी परेशान हो जाता, पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी कहते जजमान चिंता मत करो, आप दक्षिणा और किराया की व्यवस्था रखो, पंडित हम बुला लेंगे। और अगर फिर भी नहीं बुला पाते, कहते अच्छा कई ठुकम है, 3 ठुकम है, तो 3 पतरी लगा दो ऐसे खाली, 3 पतरी ऐसे खाली लगा दो, बाद में फेंकवा देते, मतलब कोहरो सत्यानाश, अनजोग सत्यानाश। तो इतना ज्यादा ये हम लोगों के। और उसके बाद हर बार पितर पक्ष में पंडित जी आ जाते, उनको खूब घी खिला रहे हैं, पंडित जी घी खा खा के मोटे हो रहे हैं, और हम क्यों खुश हो रहे हैं? मोटे पंडित जी हो रहे हैं घी खा के, और हमारे लोग पंडित जी को देख देख कर खुश हो रहे हैं, पिताजी ऊपर मोटे हो रहे हैं, क्योंकि पिताजी पंडित जी जो यहाँ खा रहे हैं ऊपर पिताजी को मिले। इतना ज्यादा, इसलिए ज्योतिबा फूले ने लिखा, जैसे बाल काटना नाई का धर्म नहीं है, धंधा है, वैसे कर्मकांड करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है।
धंधा है। अब हम लोग धंधा को धर्म समझ लिए, इसलिए 75 साल में सब कुछ अधिकार मिलने के बाद भी अपना हक हिस्सा इस देश में नहीं ले पाए हैं। तो इसलिए हम लोगों को जागने की जरूरत है, और जो जग गए उनको दूसरों को जगाने की जरूरत है। तो ये हमको समझना पड़ेगा, धर्म के नाम पर हमको मूर्ख बना। 3 बार हम हिंदू होते हैं, बहुत सही बात। कब अगर चंदा देना है तो हम हिंदू, वोट देना है तो हम हिंदू, और मुसलमान से लड़ना तब तो हम ही हिंदू, फिर पंडित जी हिंदू नहीं बोलते। यार हम तो पहले 3.5% लड़ेंगे भिड़ेंगे, कुछ और ऊपर नीचे हो गया और कम हो जाएंगे, तुम ही लड़ो पटेल जी, तुम ही लड़ो, हम नहीं लड़े। तो लड़ते हम हैं, और मजा कौन मार रहा? पंडित जी। सरकार किसकी बन गई? पंडित जी की। फिर गिनती कौन रोक रहा हमारी? पंडित जी। पहले सर पर बिठाओगे तो पेशाब करेगा तो चिल्लाओगे, तो सर पे बिठाते ही क्यों हो पेशाब करे? सर पे तो हम ही लोग न बिठा के रखे हैं। जितना चर्बी चढ़ी हुई है वो चर्बी ओबीसी के लोगों की दी हुई है, नहीं तो सब चर्बी उतर जाए। जो मोटे मोटे लाल गाजर टमाटर जैसे दिखते हैं ना, वो हमारे खिलाने पिलाने की वजह से दिखते हैं, नहीं तो वो सब चर्बी कम हो जाए। तो हमें समझने की जरूरत है कि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगा रहे, और इसमें हमारा ही नुकसान। शिवाजी महाराज और औरंगजेब लड़ते, तो जब शिवाजी महाराज जीतते थे फायदा उनको होता, जब औरंगजेब जीतते थे तो फायदा औरंगजेब को होता। अच्छा, हम और मुसलमान 75 साल से लड़ रहे हैं, तो कितनी बार केंद्र में हमारी पार्टियों की सरकार बन गई, ओबीसी एससी एसटी के? बनी किसी? नहीं बनी। तो चलो मुसलमान की कितनी बार सरकार बन गई? बनी एक भी बार? नहीं बनी। क्यों नहीं? बार मरे चाहे कन्या, पंडित को ही दक्षिणा है। तो आप और मुसलमान लड़ते रहो, सरकार पंडित जी की ही बनेगी, चाहे आप मर जाओ चाहे मुसलमान मर जाए। चलो अयोध्या बगल में है, कितने लोगों को पता है बाबरी मस्जिद मुसलमानों के विरोध में नहीं गिराई? सब लोग जानते हैं ना मुसलमानों के खिलाफ बाबरी मस्जिद गिराई गई। ये किसने बताया मुसलमानों के खिलाफ गिराई जा रही? पंडित जी लोगों ने बताया। अरे मुसलमानों के खिलाफ नहीं गिराई गई, हम लोगों के खिलाफ गिराई गई, पता नहीं। अब आप कहोगे आपका बाबरी मस्जिद से क्या संबंध? क्या आप भी नमाज पढ़ते? अरे हमारा बाबरी मस्जिद से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो हमको आरक्षण मिला था 16 नवंबर 1992 को, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो हमारा हिस्सा था 52, मिला 27 में लगा दिया क्रीमी ले। मंडल की केवल एक सिफारिश लागू किया, बाकी लागू नहीं किया। तो पंडित जी लोगों ने सोचा कि ओबीसी के साथ खूब धोखा हम लोग कर रहे हैं, अगर ये लोग जान गए तो संसद से अंदर बाहर नहीं होने देंगे, तो अगर ये दिल्ली आ गए तो इनको इनका 52 देना पड़ेगा। कहा रुको, इनको तो भड़काना हम जानते हैं ना। तो एक एक घर में आ गए, कहा चौधरी साहब, अरे अयोध्या में राम जी पैदा हुए, वहां मंदिर बनना चाहिए, बहुत दिली इच्छा है मंदिर बनना। चौधरी साहब ने कहा अरे क्यों नहीं बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए, चंदा दे, जो भी चंदा उंदा लगेगा हम भी देंगे, बनवाइए पंडित जी। पंडित जी ने कहा समस्या चंदे की नहीं हो तो बाद में लगे, पहले दिक्कत यह है जहां राम जी पैदा हुए थे वहां मस्जिद है, अब मुसलमान बनने नहीं दे रहे, इसलिए चलो अयोध्या। तो जिनको 52% आरक्षण के लिए दिल्ली जाना था, संसद भवन घेर में, वो कहां चले गए? अयोध्या चले गए। विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, रितंभरा, सब ऐसे बैकवर्ड क्लास के नेताओं को हीरो बनाया उस समय, ताकि इनको देख देख करके जाओ गड्ढे में। और 6 दिसंबर को मस्जिद गिर गई। अब ओबीसी को आज तक समझ नहीं आया कि हमको मंडल कमीशन की वजह से आरक्षण मिलता है, कितना मिलना चाहिए था, कितना मिल रहा है ये पता नहीं चला। हम तो रोज मीटिंग करते पूछते भैया मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ा क्या? चलो आज भी पूछ लेते हैं आप लोगों से, कितने लोग पढ़े मंडल कमीशन की रिपोर्ट? हाथ उठाओ। ये एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। तो चेहरा कैसे देखते? जैसे आप लोग देख रहे हैं, जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी का कोई रिसर्च हम पूछ रहे हैं जो पहुंच से बहुत दूर है,
अरे उसकी वजह से 27% आरक्षण मिलता है, वही नहीं पढ़े, क्यों पढ़े? उसकी चर्चा ही नहीं हो पाई। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि। आपकी 12 करोड़ नौकरियां चली, आपकी 12 करोड़ नौकरियों पर पंडित जी लोगों ने कब्जा कर लिया और आप मंदिर मस्जिद बनाते रह गए। अच्छा चलो, इतना बड़ा त्याग हम लोगों ने कर दिया, मंदिर के लिए 12 करोड़ नौकरियां त्याग दी, तो अब मंदिर बन रहा, मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया। अरे ट्रस्ट में तो हम लोगों को भी शामिल करना चाहिए था। अरे विनय कटियार कितना त्याग किए, कल्याण सिंह कितना त्याग किए, उमा भारती कितना त्याग की, रितंबरा कितना त्याग की, परवीर तोगड़िया कितना त्याग किए, और पूरा समाज गया मस्जिद गिराने के लिए, अपना 12 करोड़ नौकरियों को लात मार कर गया। अरे तो ट्रस्ट में एक ओबीसी को तो शामिल कर लेते, खाने में जितना चटनी अचार होता है। अरे मजा नहीं आ रहा, कहते कि हरा मिर्चों तोड़ डालो यार, तीखा नहीं लगा। अरे उतना तो रख लेते एक आध ओबीसी को, उतना भी नहीं रखा। तो इसका मतलब क्या है? मुसलमान से लड़ना हो तब हम हिंदू हैं, जब अधिकार की बात करेंगे तब हम हिंदू नहीं है। कोई भी लायक हिंदू ओबीसी समाज में नहीं है जो राम मंदिर के ट्रस्ट में शामिल हो जाए। अब उसमें पंडित जी लोग ही हैं, चंदा आप लोग को ट्रस्ट में जमा होगा और उसके मालिक पंडित जी रहेंगे। आपके भी घरों में चंदा मांगने आते हो? पूछा, अरे भाई एक को कुर्मी रखा, एक को यादव रखा उसमें, एक को मौर्या गरड़िया तेली तमोली रखा उसमें ट्रस्ट में, एक भी नहीं रखा। तो अब तो आंख खुल जानी चाहिए कि धर्म के नाम पर हमारा इस्तेमाल, जाति के नाम पर इस्तेमाल हो रहा है। हर जाति में बिरादरी का एक नेता आता, कहता सब जाति आगे चली गई, अपनी पीछे रह गई, इसे आगे ले जाना है। और फिर आगे ले जाना क्या करना होगा? बिरादरी को नेताजी के पीछे चलना होगा। तो बिरादरी नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के, फिर नेताजी बन गए विधायक, नेताजी बन गए मंत्री, बिरादरी जाए भाड़ में, आरक्षण जाए भाड़ में, फिर वो मंत्री बन गए, फिर 4 गाड़ी लेकर आते हैं, फिर दूसरा भाषण करते हैं। इसी पार्टी ने अभी तक सम्मान नहीं किया, पहली बार इस पार्टी ने सम्मान किया है, इसलिए बिरादरी का पूरा वोट वहीं जा गया। ये नेता है कि दलाल है? इसको नेता कहा जाता है, दलाली करने का काम इसको नेता कहा जाए। तुम विधायक बन गए, तुम्हारा बेटा विधायक बन गया, तुम मंत्री बन गए, तुम्हारे परिवार के लोग मंत्री बन गए, और समाज का सत्यानाश हो रहा। और फिर जब आरक्षण खत्म होता क्या करें? बहुत गलत हुआ आरक्षण। अभी 27 का 9.5 कर दिया पंचायत अधिकारी में उत्तर प्रदेश सरकार। तो ओबीसी के कुछ नेताओं ने कहा बहुत गलत हो रहा है। जो मंत्री, हमने कहा पहले घर जलाने वालों का साथ दो, फिर जब घर में आग लगा दे तो बोलो बहुत गलत कर रहा है। चलो आज समझ में आ गया तो आज तो छोड़ दो गलत कर रहा है। आज भी चिपके हुए हो निजी फायदे के लिए और बोल रहे हो गलत हो रहा है। तो देश में बिरादरी के नाम पर भी इस्तेमाल किया। जब लड़ाई लड़ने, जब वोट डालने का समय आता है तो हम ओबीसी नहीं रह जाए, जब वोट डालने का समय आता तो हम किसान नहीं रह जाए, अब हम बिरादरी हो जाते। बिरादरी 2 प्रकार से देखी जाती। जिन बिरादरियों की पार्टियां स्थापित हैं, सरकार बनाने लायक, वो ऊपर बिरादरी देखती है और कहती है कि हमारी पार्टी अगर कुत्ते को भी टिकट देगी तो हम उसको ही वोट दें, आदमी तो छोड़ो कुत्ते को भी। और जिस बिरादरी की पार्टी इस लायक नहीं सरकार बनाने, वो क्या करती है? भागे भूत के लंगोटे से। तो फिर वो क्या करता है? देखता कौनो पार्टी हमारी बिरादरी टिकट दे दे, उसके पीछे भेड़ जैसे गड्ढे में कुएं में फाट पाए। कोई ओबीसी के एजेंडे से मतलब नहीं, कोई किसान के एजेंडे से मतलब नहीं, कोई गरीबी बेरोजगारी से मतलब नहीं, महंगाई से मतलब नहीं। तो कैसे होगा? इससे नहीं होगा। होगा इससे कि हमें अपने हक अधिकार की आवाज उठाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़े। राष्ट्रीय स्तर का संगठन हम लोग बना रहे हैं, दिल्ली से लेकर गली। दिल्ली से हम कोई संदेश दें तो गांव तक आना चाहिए बगैर किसी मीडिया के, और गांव में हमारे किसी कार्यकर्ता, किसी आदमी के ऊपर अगर कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है
वो खबर भी हमको दिल्ली में मिलनी चाहिए, ताकि उसके ऊपर अन्याय अत्याचार को रोका जा सके। ऐसा संगठन बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। आपके ब्लॉक में भी इस प्रकार का संगठन बनना चाहिए। हर गांव में आपका संगठन होना चाहिए, हर गांव में आपका नेटवर्क हो। देखो, एक जहर है, एक दवा है। जहर बांटने वाले जहर की पुड़िया पर दवा लिखकर बांट रहे हैं, और दवा हमारे पास है जो हम बता रहे हैं, मगर इसको भी तो पहुंचाने के लिए आदमी चाहिए ना। तो हर गांव में इसकी भी फ्रेंचाइजी खोलो, इस विचारधारा की भी, तो लोग आपके साथ भी जुड़ेंगे और देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। 60 करोड़ तो अकेले ओबीसी देश में, SC ST और सबको मिला लो तो 90 करोड़ हो जाए। 90 करोड़ में से 99 करोड़, 90 करोड़ में से आपके जो है 79 करोड़ लोग जो हैं, वो लोग मान लो नहीं है। जितने आएंगे उतने को अगर दिल्ली बुला लेंगे तो दिल्ली में कुछ बचेगा नहीं बचेगा। तो ये जो इस पर लिखा है जाति जनगणना करो वरना कुर्सी खाली करो, तो जनगणना भी करना पड़ेगा और कुर्सी भी खाली करना पड़ेगा। अच्छा चलो, उससे भी आसान तरीका बता दें। मान लो हर गांव में संगठन हो। हम लोग कई बार जाति जनगणना को लेकर भारत बंद का आह्वान किए। भारत बंद का आह्वान कर दे, हर गांव में आपका संगठन है और हर गांव से 100 लोग निकलकर अपने ही सामने वाले, जैसे ये सामने सड़क है ऐसे ही बैठ, हर गांव से 100 लोग निकलकर अपने ही सामने वाले सड़क पर बैठ जाएं, बैनर लेकर जाति आधारित जनगणना करो वरना कुर्सी खाली। ऐसे पूरे भारत से अगर हर गांव से लोग बैठ जाए तो चलेगा भारत। इतना देर लगेगा सरकार से काम करवाने में? बिल्कुल समय नहीं लगेगा, और इतनी पुलिस सरकार के पास नहीं है हर गांव में जाकर आपको रोक सके। तो इतना मजबूत संगठन बनाने की जरूरत है। कुछ काम में हम राष्ट्रीय स्तर पर लगे हुए हैं। 75 साल में ओबीसी का कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं बना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बन गया। इसको गांव गांव तक पहुंचाने की जरूरत है, और गांव गांव तक अगर हम इसको पहुंचाएंगे, ना तो निराश होने की जरूरत है, ना किसी से डरने की जरूरत है। दुनिया में बड़े से बड़े तानाशाहों को धरती पर पटकने का काम वहां की जनता ने किया है। ये जो बैठे हैं वो उतने बड़े नहीं है जितने दुनिया में थे। इनकी कोई औकात नहीं है दुनिया वालों के साथ। इसलिए हम लोगों को केवल एकजुट होने की जरूरत है, गांव गांव में संगठन बनाने की जरूरत है। कबीर साहब कहते थे, सुखिया ये संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। ये जितने बैठे हैं यहाँ, ये जागने और रोने वाले हैं। इनको एहसास, रोइए मगर अकेले मत रोइए, किसी गांव में बैठकर रोइए, किसी मोहल्ले में बैठकर रोइए। मैं भी रो रहा हूँ, आपके बीच में आकर रो रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ, अपना दुख कह रहा हूँ। आप लोग इतने लोग हैं, आप 6 दिन अपना परिवार पालने के लिए काम करिए सप्ताह में। एक दिन किसी गांव में बैठकर अपना दुखड़ा रोइए, उनको संगठित करिए, गांव गांव में कमेटी बनाइए, मजबूत संगठन बनाइए, ताकि आने वाले समय में मजबूत लड़ाई लड़ा जा सके और 75 साल में जो नहीं हुआ वो किया जा सके, और निश्चित रूप से होगा। इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग ऐसा करेंगे। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।